अब रामपुर में किस तरीके के हालात हैं ये भी हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रविंद्र कुमार मंदर, डीएम वहां के। बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र जी आपका एबीपी गंगा पर हमारे इस खास कवरेज में। सबसे पहले आप भी वहां के ताजा हालात बता दीजिए, रामपुर में कैसे हालात हैं, किस तरीके से आप कंट्रोल कर रहे हैं आगे की स्थिति को देखते हुए। नमस्कार। सबसे पहले तो रामपुर में अभी जो एक्टिव केसेस हैं 1092 हैं और उसको कैटर करने के लिए हमने स्ट्रेटजी जो बनाई है, जैसे बाकी डीएम्स ने आपको बताया, स्टेट से जो डायरेक्शंस मिलते हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है L2 फैसिलिटी का वो है, और वहाँ पे हम लोग इमरजेंसी में भी जो चेस्ट इन्फेक्शन के पेशेंट्स आ रहे हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है वो भी दे रहे हैं। और जो हमारा कोविड वार्ड है उसमें भी हम लोग जितने पेशेंट्स हमारे एडमिट हैं सबको ट्रीट कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त हमने एक L1 फैसिलिटी विद ऑक्सीजन क्रिएट की है, जिसमें हमारे 190 बेड्स हैं। उसमें से आउट ऑफ 90 के आसपास बेड्स हमारे ऐसे हैं जिसमें ऑक्सीजन फैसिलिटी है। वहाँ पे भी जो लोग हैं हमारे एडमिट हैं उन्हें इलाज हो रहा है। इसके अलावा एक CSC और एक हमने प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कोविड हॉस्पिटल के रूप में डिक्लेयर किया है। तो बेड्स हमारे यहाँ पे टोटल रामपुर में कोई कमी नहीं है। 290 बेड्स हमारे यहाँ पर है और बेड्स की अवेलेबिलिटी भी है। उसको लगातार हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट की जो वेबसाइट है उस पर अपडेट भी करते हैं और स्टेट से भी उसको ट्रैक किया जा रहा है, अपडेट किया जा रहा है। हमारा जो ICCC है उसके माध्यम से भी हम लगातार जितने हमारे पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं सभी तक हमारी पहुंच है। डेली बेसिस पे हमारी जो टीम्स हैं 24/7 काम कर रही है। लगभग 70 उसमें लोग हमने लगाए हुए हैं और हर एक पेशेंट से जो होम आइसोलेशन में है हमारी टीम्स बात करती हैं, डॉक्टर्स उसमें होते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई इशू होता है तो उनको हम लोग या तो मेडिकेशन प्रोवाइड कराते हैं या उनको कहते हैं कि अगर ज्यादा उन्हें दिक्कत है तो वो हमारे जो L2 फैसिलिटी है वहाँ पे आके अपना इलाज करा सकते हैं। जैसा कि अब देखा जा रहा है कि गांवों की तरफ संक्रमण ज्यादा फैल रहा है, तो इसमें हमने जितने हमारे नवनिर्वाचित प्रधान हैं सभी लोगों को ट्रेन किया, उनका हम सहयोग ले रहे हैं। और जितनी हमारी निगरानी समितियां हैं उनको सबको हमने एक्टिव किया है, प्रधानों की अध्यक्षता में किया है, क्योंकि प्रधान लोकल होता है, उन्हें जानकारी होती है अपने पूरे गांव की। तो उनके माध्यम से जो फीडबैक हमें मिलता है उस पर हमारी निगरानी समिति, हमारी आशा आंगनवाड़ी, जैसा अभी प्रदेश सरकार ने अभियान चलाया था दस्तक अभियान, घर घर जाकर संक्रमितों की पहचान की गई और उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराएगी। सभी बिंदुओं पर हमारी टीम्स काम कर रही हैं। रविंद्र जी, बात ये है कि आप ये तमाम चीजें बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में भी आप किस तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। आपके पास 290 बेड हैं, ये भी आपने बताया, ताकि आगे भी लोगों को जरूरत हो तो उन्हें बेड की कमी ना हो। लेकिन इससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है ये पहचान लेना कि कोविड पेशेंट है या नहीं। तो टेस्टिंग के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? क्या प्रॉपर टेस्टिंग हो पा रही है रामपुर में? लोगों को दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है वहां पर? देखिए, हमने 25 हमारे लोकेशंस हैं जहाँ पे अपने अपने टेस्टिंग फैसिलिटीज क्रिएट की हैं और 4 हमारी मोबाइल टीम्स हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो अब संक्रमण के केसेस आ रहे हैं तो हमने प्लान किया है कि हमारी जो टेस्टिंग जो लैब्स हैं, मोबाइल लैब्स हैं, उनके माध्यम से हम लोग वहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज को बढ़ाएंगे। तो उससे हमें काफ़ी मात्रा में फीडबैक मिल रहा है कि कौन से ऐसे गाँव हैं जहाँ ज़्यादा मात्रा में संक्रमण है और वहाँ पे हम लोग फिर मेडिकेशन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। टेस्टिंग को लेकर आप कर रहे हैं, लेकिन दवाइयों को लेकर जो खबरें सामने आती हैं, दवाइयों को लेकर जो शिकायत सामने आती है, रामपुर में इससे निपटने के लिए आपकी क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि रेमडेसिविर की कमी की वजह से लोगों को दिक्कतों से जूझना पड़ता है और जगह जगह मारा फिरना पड़ता है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी लोगों को परेशानी होती है। तो ये दिक्कतें अब भविष्य में रामपुर में ना आए, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी? दवाइयों की उपलब्धता को लेकर लगातार हमने विशेष प्रयास किए हैं और जितना हमारा फार्मा एसोसिएशन है यहाँ पे उनके जितने पदाधिकारी हैं सभी के सामने हमने मीटिंग किया था और जितने हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं सभी पे हमने पर्याप्त मात्रा में प्रयास किया है। यहाँ पे जो ज़्यादातर दवाइयों की सप्लाई होती है वो गाजियाबाद और लखनऊ से होती है, तो दोनों जगह हमने स्मूथ हमारी फंक्शनिंग बनी रहे और ट्रांसपोर्टेशन में कोई इशू ना आए उस पर हमने लगातार प्रयास करके विशेष प्रबंध किए हैं। जहाँ तक दवाइयों की कालाबाजारी की बात है तो जितने हमारे SDMs हैं और हमारे सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, 16 हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, लगातार वो इसमें अभियान चला के और चेकिंग कर रहे हैं कि नकली दवा ना मिले और ओवर रेटिंग दवाइयों की ना हो। ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने जो अपना ICCC के माध्यम से हेल्पलाइन बनाया है, वहाँ पे हमने अलग से डेडिकेटेड नंबर दिया है। जो लोग उस पर शिकायत करते हैं उनको हम लोग घर पर भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बाकी जो हमारी फैसिलिटीज हैं उनमें ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी हम लोगों ने विशेष प्रबंध किए हैं। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऑलरेडी ऑक्सीजन प्लांट एक था, उसको हम लोगों ने दुरुस्त कराया है। साथ साथ PM केयर से भी हमें एक ऑक्सीजन प्लांट माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से अभी आवंटित हुआ है, जिसपे बहुत जल्दी काम शुरू होगा। हमारे CSC लेवल पे भी जो यहाँ पे रेडिको खेतान एक कंपनी है, उन्होंने CSR के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम वो कर रहे हैं
और CSR के माध्यम से ही 75 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हम लोग अभी ऑर्डर हमने किया है। जैसे ही हमें सप्लाई मिल जाएगी हम लोग अपनी जितनी भी CSCs हैं वहाँ पे उन्हें डिप्लॉय करेंगे, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कोविड थर्ड वेव की बात हो रही है तो उससे निपटने के लिए हम लोग पहले से अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर सकें। ठीक है, बेड्स का इंतजाम है पूरी तरीके से। कालाबाजारी पर आप रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप बता रहे हैं। समय समय पर आप ध्यान रख रहे हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, लेकिन फिर भी पैनिक की स्थिति आ रही है। जो लोग हैं वो परेशान हो जा रहे हैं और शिकायतें ये हैं कि अस्पतालों में जाते हैं तो उनको बेड्स नहीं मिलते हैं, समय पर उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो कमी है, ये जो समस्या है, इसे किस तरीके से दूर किया जा रहा है? लोगों को कैसे समझाया जा रहा है? जो पैनिक की स्थिति है इसे खत्म करने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, लगातार जनसंवाद हम लोग हमारे जो मीडिया के बंधु हैं आप सभी के माध्यम से पब्लिक से करते हैं। जितने भी हमारे ICCC में हमारे काउंसलर्स हमने बैठाए हैं वहाँ पे भी लोगों को लगातार मोटिवेट किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है। और जितने हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी लगातार हम लोग रिपोर्ट्स देते हैं कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या हैं। पब्लिक को पैनिक करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो उनके माध्यम से भी जो कॉल्स आ रही हैं तो लगातार हम प्रयास करते हैं कि कोई पैनिक सिचुएशन ना हो। और चूंकि जनपद में सारी व्यवस्थाएं हैं और किसी व्यक्ति को बेड की अवेलेबिलिटी या स्टाफ की तरफ से कोई इशू ना आए, हम लगातार ये भी प्रयास करते हैं कि जितने पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल्स में हैं उनके जो अटेंडेंट्स हैं, उनके तीमारदार हैं, उनको भी हम लोग अपडेट करें पेशेंट के बारे में, ताकि किसी प्रकार की भ्रांति उनके मन में इलाज को लेकर ना रहे। बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र कुमार मंदिर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और हमें बताने के लिए कि रामपुर में किस तरीके के हालात हैं और उससे निपटने के लिए वहां पर क्या कुछ किया जा रहा है। तो ये 192 एक्टिव केस हैं रामपुर में, ये डीएम ने बताया। और अब तमाम लोगों को हॉस्पिटल्स में बेड मिल जाए जिनको जरूरत है, उसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 290 बेड रामपुर में है। इसके साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में ट्रेसिंग की जा रही है। 4 मोबाइल वैन है टेस्टिंग की, जो जगह जगह जाकर टेस्ट कर रही हैं और ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि कहां पर कितना संक्रमण फैल चुका है और फिर उसके आधार पर वहां देख रेख की जा रही है। साथ ही साथ दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए भी लगातार प्रशासनिक अमले की नजर बनी हुई है और ये प्रयास किया जा रहा है प्रशासनिक अमले की तरफ से कि रोका जाए कालाबाजारी को, ये पता लगाया जाए कि किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है और कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं।